दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का आपके अपने YouTube चैनल लाइव स्टडी इलाहाबाद पर। तो जैसा कि आपको पता है, प्रत्येक दिन शाम को 7:10 से हम लोग इकोनॉमिक्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखते हैं, या यूं कहें कि इकोनॉमिक्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और साथ ही साथ हमारी इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास होती है वो आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे। और अलग अलग बैचेस में आपको आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग एक रणनीति के तहत इकोनॉमिक्स के कंप्लीट कंटेंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप तैयारी कर सकें और अपनी सफलता को सुनिश्चित कर सकें। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट यूनिट वाइज थियरी पढ़ाई जा रही है। थियरी पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आपकी थियरी कंप्लीट नहीं होती है तब तक बहुत प्रकार की कंफ्यूजन में आप फंसे रहते हैं। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा ही आपको थियरी पढ़ाई जाती है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में आप नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आपको रिकॉर्डेड क्लास भी मिल जाता है। यहाँ पे कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी आपको दिए जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कंप्लेन होता है कि सर या तो इकोनॉमिक्स के नोट्स मिलते नहीं है, या मिल भी जाते हैं तो इतने कॉम्प्लिकेटेड होते हैं कि समझ में नहीं आता है क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है। तो सिंपल सटीक साधारण भाषा में मेरे द्वारा आपको कंप्लीट इकोनॉमिक्स के नोट्स भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। साथ ही साथ यहाँ पे आपको टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है। टेस्ट दीजिए, देखिए गलती कहाँ पे हो रही है, क्यों हो रही है, उसमें सुधार करिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें मेरे द्वारा प्रोवाइड की जा रही हैं। इत्मीनान से जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे आप मुझे एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे फॉलो करते रहिए, यूट्यूब पे प्रैक्टिस करते रहिए। मैं जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि कहीं भी इधर उधर से कुछ भी आपको कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको एडमिशन मिलेगा। बात करें बैचेज की, तो आपको उत्तर प्रदेश में टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी के लिए अलग अलग बैच मिल जाएंगे। बिहार में आपको बीपीएससी, टीआरई, साथ ही साथ में स्टेट के लिए बैच मिल जाएंगे। उत्तराखंड में प्रवक्ता के लिए अर्थात लेक्चरर के लिए और एलटी ग्रेड के लिए अलग अलग बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 और साथ ही साथ सेट के लिए भी बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पीजीटी, एनबीएस, केबीएस, डी ट्रिपल एस डी और अन्य परीक्षाओं के भी बैच आपको लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, एडमिशन फीस आपकी 2,000 रुपये है लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस परीक्षा की भी आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा का कोर्स आप वहाँ से डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए या कोई भी आपको समस्या आ रही है तो आप मुझे इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ लाइव स्टडी इलाहाबाद की तरफ से आपको 50 से ज़्यादा टेस्ट पेपर दिया जा रहा है। जो ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल नवीनतम परीक्षा पैटर्न पे आधारित होगा। ये ऑनलाइन भी होगा और ऑफलाइन होगा, और ये टेस्ट बिल्कुल उसी तरीके से होगा जिस तरीके से प्रश्न पत्र आपके पेपर में पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के सभी यूनिट, सभी टॉपिक से प्रश्न इसमें हैं, जितने भी प्रकार के प्रश्न बन सकते हैं। और इसके शुल्क केवल और केवल 300 रुपये है, और आप चाहेंगे तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसका प्रिंट आउट निकलवा लीजिए। अगर आप कंप्लीट बैच ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे ये वाली टेस्ट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, या आप अलग से प्राप्त करना चाहते हैं तो केवल 300 रुपीज़ इसकी फीस है। सिंपली इसको प्राप्त करने के लिए गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये पेपर उपलब्ध करा दिया जाएगा। आप चाहें तो उसको मोबाइल में रख के भी पढ़ सकते हैं, या चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। गुड इवनिंग एवरीबॉडी। अब हम लोग एक आसान से प्रश्न से अपने आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। और बिल्कुल आसान सा प्रश्न है ये कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन को ठीक करने के लिए निम्न उपाय में से कौन सा मौद्रिक नहीं है। तो अब एक बात आपको यहाँ पे ये समझना चाहिए कि प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति कब होगी। तो ये तब होगी जब हम किसी दूसरे देश से निर्मित वस्तु को अपने देश में ज्यादा मंगाएंगे। अर्थात अगर हम आयात ज्यादा करेंगे और अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में कम भेजेंगे, अर्थात निर्यात कम करेंगे। तो जब हमारे देश में आयात ज्यादा होगा और निर्यात कम होगा तो इससे विदेशी मुद्रा को हमें त्यागना पड़ेगा।
ज्यादा विदेशी मुद्रा को त्यागना पड़ेगा और निर्यात कम होगा तो इससे विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हमें कम होगी। ठीक है, अब इस पे सरकार भी कार्य करती है और साथ ही साथ हमारे देश का केंद्रीय बैंक भी कार्य करता है। तो सरकार जो कार्य करती है वो राजकोषीय नीति के माध्यम से करती है और जो केंद्रीय बैंक करता है वो मौद्रिक नीति के माध्यम से करता है। और तो ये पूछ रहा है कि कौन सा मौद्रिक नहीं है, तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। आयात पे प्रतिबंध लगाने का जो कार्य करता है वो आरबीआई नहीं करता है, हमारे देश का केंद्रीय बैंक नहीं करता है, बल्कि हमारे देश की सरकार करती है। सरकार जैसे कह देगी कि मान लीजिए कि चीन से वस्तु आ रही है, चीन से खिलौना आ रहा है, तो हमारे देश की सरकार कह देगी कि हम 5 टन खिलौने का ही आयात करेंगे, या हम 1 टन खिलौने का ही आयात करेंगे, या हम आयात करेंगे ही नहीं। तो ये क्या हो गया, आयात प्रतिबंध हो गया। इससे क्या होगा कि ऑटोमेटिक आपका आयात जो है वो कम हो जाएगा, और जब आयात कम हो जाएगा तो आयात निर्यात बराबर हो जाएगा, या निर्यात ज्यादा हो जाएगा आयात कम हो जाएगा, तो प्रतिकूल भुगतान संतुलन की स्थिति आपकी समाप्त हो जाएगी। तो पहला प्रश्न जो है वो ऑप्शन नंबर डी आसान सा प्रश्न था। अगला प्रश्न ये रहा, ये भी आसान सा है कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। बच्चों वाला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोलेंगे, 1 जनवरी 1995। ठीक है, 1 जनवरी 1995 याद रखिएगा कि विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब होती है, 1 जनवरी 1995 में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना के पीछे उद्देश्य क्या था, तो उद्देश्य ये था कि जितने भी अल्प विकसित या विकासशील देश हैं उनको एक मंच प्रदान किया जाए ताकि आपस में मिलकर के वो एक दूसरे से व्यापार करके अपने अपने देश का आर्थिक विकास कर सके। तो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि 3 नंबर है, ये 3 नंबर है। ठीक है, 3 नंबर है कि चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में किसने की थी। अच्छा सा प्रश्न है, क्या उत्तर आ रहा है बताइए। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गोलू राज जी, संजय जी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। सबका नाम पढ़ना पॉसिबल नहीं है, लेकिन सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तनिष्का सिंह जी, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा कि चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में किसने की थी। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, ठीक है। तो देखिए एक लाइन में इस थियरी को मैं बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट थियरी है कि चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत करते हुए इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग किसने लिखा था। तो ये जो लिखा गया था ये गुरनार मेडल के द्वारा लिखा गया था, और इसमें गुरनार मेडल ने ये कहा कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है, एक लाइन में बता रहा हूं आराम से समझ लीजिए, इसमें इन्होंने ये कहा कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है ना, तो गरीब और अमीर के बीच की खाई बढ़ती चली जाती है। अर्थात गरीब जो होता है वो और गरीब होता चला जाता है, और जो धनी होता है वो और धनी होता चला जाता है। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि चक्रीय योजना की अवधारणा की वकालत अपनी पुस्तक इंडियन इकोनॉमिक प्लानिंग इन इट्स बॉर्डर सेटिंग में किसने की थी, तो गुरनार मेडल के द्वारा किया गया था। और गुरनार मेडल ने यह कहा था कि जब कोई देश आर्थिक विकास करता है तो इससे जो अमीर व्यक्ति होता है उसको क्या होता है, उसको लाभ मिलता है। अर्थात अमीर जो होता है वो और अमीर होता चला जाता है, और जो गरीब होता है उसे हानि होता है, अर्थात उसे और गरीब जो है वो और ज्यादा गरीब होता चला जाता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। इसमें से कौन ऐसा है जो मानवीय विकास सूचकांक का तत्व नहीं है। ठीक है, मानवीय विकास सूचकांक का तत्व कौन सा नहीं है। तो देखिए हाँ, देखिए आराम से समझिएगा इस प्रश्न को कि मानव विकास सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था। मानव विकास सूचकांक, मानव, ये प्रश्न पूछा जाता है, मानव विकास सूचकांक का प्रयोग किसने किया था। तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा जो दी गई थी
वो कब दी गई थी? 1990 में दी गई थी। कब दी गई थी? 1990 में दी गई थी। यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट अर्थात यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री जो थे उनका क्या नाम था? महबूब उल हक। महबूब उल हक। क्या नाम था? महबूब उल हक। महबूब उल हक। इन्होंने कहा कि देखिए भैया, अगर जो किसी अर्थव्यवस्था का विकास देखना है, अगर जो किसी अर्थव्यवस्था का विकास देखना है कि वो अर्थव्यवस्था कितना तेजी से विकास कर रही है, तो हमें 3 बातों को देखना होगा। पहले तो देखना होगा कि उस देश में शिक्षा का स्तर क्या है, पहला तत्व बताया। दूसरा बताया कि जीवन प्रत्याशा लोगों की कैसी है, जो जन्म दर होती जब शिशु पैदा होता है तो उसमें कितने लोगों की मृत्यु हो जाती है, तो जीवन प्रत्याशा की बात करते हैं और साथ ही साथ प्रति व्यक्ति आय की बात करते हैं। तो इन तीनों तत्वों की बात करते हैं, लेकिन निर्धनता रेखा से नीचे लोगों की संख्या की ये बात नहीं करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, आसान सा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का तत्व नहीं है? तो मानव विकास सूचकांक की अवधारणा यूएनडीपी से जुड़े अर्थशास्त्री महबूब उल हक ने 1990 में किया था और उन्होंने ये बताया था कि जब कोई देश आर्थिक विकास कर रहा है तो उसका जो आकलन किया जाएगा वो 3 तत्वों से किया जाएगा कि वहाँ की शिक्षा कैसी है, वहाँ का जीवन प्रत्याशा कैसा है और लोगों की प्रति व्यक्ति आय कैसी है। और इसमें पूछ रहा है कि कौन सा तत्व सही नहीं है, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एक प्रश्न आपके पेपर में पूछा जाता है, बताइए निम्न संतुलन पास का सिद्धांत किसने दिया? क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो अब देखिए, एक लाइन में ये भी सिद्धांत मैं बताऊंगा, आप हमेशा याद रखिएगा, ठीक है? ठीक है। तो देखिए, निम्न संतुलन पास सिद्धांत जो दिया गया था वो नेल्सन के द्वारा दिया गया और ये सिद्धांत क्या बताता है? तो ये सिद्धांत ये कहता है कि जो अल्प विकसित देश होते हैं ना, उनकी जो प्रति व्यक्ति आय होती है वो जीवन निर्वहन के बराबर होती है। प्रति व्यक्ति आय जो होती है उस देश की वो किसके बराबर होती है? जीवन निर्वहन के बराबर होती है। जीवन निर्वहन के बराबर होती है। अब जीवन निर्वहन का मतलब क्या होता है? तो जीवन निर्वहन का मतलब ये होता है कि आपको इतना ही पैसा मिले कि आप रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए। तो ऐसी स्थिति में जब लोगों के पास इतना ही पैसा है कि लोग रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था कर पाए, तो उनके पास बचत तो होता नहीं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि निम्न संतुलन में अर्थव्यवस्था फंस जाती है, क्योंकि लोगों की आय कम होती है तो लोग निवेश नहीं कर पाते हैं। तो ऐसी स्थिति में नेल्सन साहब कहते हैं कि अर्थव्यवस्था में सरकार को क्या करना चाहिए? न्यूनतम मात्रा में निवेश करना चाहिए, जिससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़े और एक तरफ मांग बढ़े, दूसरे तरफ पूर्ति बढ़े। मांग व पूर्ति बढ़ेगी तो देश का आर्थिक विकास होगा। ठीक है, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक होगा। अगला प्रश्न है कि सेन का गरीबी सूचकांक क्या बताता है? सेन का गरीबी सूचकांक क्या बताता है? चलिए, सेन का गरीबी सूचकांक बताता है, क्या बताता है भाई? ऑप्शन नंबर, सेन का गरीबी सूचकांक पॉवर्टी, इनइक्वालिटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। एक पुस्तक लिखी गई, कौन सी पुस्तक? नाम बताइए। पॉवर्टी, इनइक्विटी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ये पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? ए.के. सेन साहब के द्वारा लिखी गई। ठीक है, ठीक है। और जिसमें उन्होंने क्या कहा कि जो गरीबों की आय है उसको गरीबी रेखा से गिरावट के नीचे के रूप में आप हमको क्या करना चाहिए? भारांकित करना चाहिए। तो ये किसकी बात करते हैं? गरीबों में सबसे गरीब की बात करते हैं। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। गरीबों में सबसे गरीब की बात ये करते हैं। अगला प्रश्न है कि यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो तो वस्तु की कीमत में वृद्धि के परिणाम स्वरूप आपूर्ति पर क्या असर पड़ेगा? खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए।
अच्छा सा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बताइए कि अगर आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो, ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है ऑप्शन नंबर, क्या बोल रहे हैं? ठीक है, यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक हो, थोड़ा आराम से करिएगा, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं कि यदि आपूर्ति वक्र का, हाँ, ए बी काफी विविधता आ रही है भाई, क्यों गलती हो रही है? बच्चों वाला प्रश्न तो है, बच्चों वाला प्रश्न है ना। देखिए, आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक है, अर्थात इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यह है कि उत्पादकता का स्तर बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है। लेकिन उत्पादन तो बढ़ रहा है, लेकिन ये भी तो देखिए ना कि वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो रही है, तो उत्पादन भी बढ़ रहा है और वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो रही है। और कीमत में वृद्धि कब होगी? कीमत में वृद्धि तभी तो होगी ना जब वस्तु की मांग ज्यादा होगी और वस्तु की आपूर्ति अर्थात पूर्ति कम होगी। तो उत्पादन में तो वृद्धि हो रहा है, लेकिन फिर भी क्या हो रहा है कि यहाँ पे जितनी तेजी से मांग बढ़ रही है उतनी तेजी से उत्पादन में वृद्धि नहीं हो रही है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपूर्ति वक्र का ढाल धनात्मक होगा अर्थात उत्पादन हो रहा है फिर भी वस्तु की कीमत बढ़ी हुई है, तो ऐसी स्थिति में जो आपूर्ति होगा, जो उत्पादक होगा, वो और ज्यादा प्रेरित होगा और उत्पादन करने के लिए प्रेरित होगा कि भैया हमारे वस्तु की मांग मार्केट में है तो हम और उत्पादित करें। तो ऐसी स्थिति में आपूर्ति क्या होगा? उसकी बढ़ेगी, क्योंकि कीमत बढ़ रहा है। कीमत कम होगा तब उसकी आपूर्ति घट सकती है, लेकिन कीमत बढ़ रहा है तो उसकी आपूर्ति नहीं घटेगी। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा, इस प्रश्न का उत्तर करिए। चल, ऑप्शन नंबर, हाँ, इस प्रश्न का उत्तर करिए। तो जैसा कि मैं देख पा रहा हूं, 7 नंबर क्या बोल रहे हैं कि यदि वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की मांग कम होगी। क्या ये बात सही है? नहीं भैया, ये गलत हो गया। देखिए, दो बातें समझिए। एक मान लीजिए कि एक ऑटोमोबाइल उद्योग है, जैसे मान आसान भाषा में आपको कहूं तो एक कार का उद्योग है, कार का उद्योग है। और दूसरा जो है वो टायर, कार का टायर बनाने वाली कंपनी का उद्योग है, ठीक है, टायर, ठीक है। तो जिससे आप देखते हैं ना कि टाटा की गाड़ी आती है या अन्य बहुत सारी कंपनियों की गाड़ी आती है, लेकिन अक्सर आप देखते हैं कि उसमें जो टायर लगा होता है वो एमआरएफ का लगा होता है, ठीक है, या अलग अलग कंपनियों का लगा होता है। तो जो किया हो गया, टाटा हो गया, होंडा हो गया, इनकी जो कार है, इंजन इनकी कंपनी का आता है। बाकी जो सीट कवर हो गया, टायर हो गया, अन्य उसमें छोटे मोटे जो उपकरण लगे होते हैं वो भी क्या करते हैं? दूसरे उद्योग से ही मंगाते हैं। तो सपोज करिए कि अगर जो कार उद्योग में कार की मांग में वृद्धि हो रही है, तो जब कार की मांग में वृद्धि हो रही है तो कार ज्यादा बिक रही है, और जब ज्यादा कार बिकेगी तो भैया उसमें टायर भी तो ज्यादा लगेगा ना, टायर की भी तो मांग बढ़ेगी ना। तो अगर एक वस्तु की मांग अधिक है तो साधन की भी मांग क्या हो जाएगी? अधिक हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि कार की मांग में वृद्धि हो गई, तो अब कार बनाने वाली कंपनी को अपने श्रमिकों को भी तो बढ़ाना पड़ेगा ताकि उत्पादकता तेजी से हो। तो वो श्रमिक को भी तो बढ़ाएंगे, वो पूंजी को भी तो बढ़ाएंगे। तो सीधा सीधी मतलब यही होता है कि अगर किसी वस्तु की मांग बढ़ती है तो उत्पादन के जो साधन होते हैं उसकी भी मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि मांग का संकुचन होता है जब, अब जो लोग भी एप्लीकेशन पे थियरी की क्लास पढ़ रहे हैं आपसे निवेदन है कि गलती मत करिएगा, क्योंकि ये सारी चीजें अभी तक 4-5 क्लास हुई है नए बैच में, ये सारी चीजें मैंने आपको बताया है कि मांग में विस्तार क्या होता है, मांग में संकुचन क्या होता है, मांग में वृद्धि क्या होती है, मांग में कमी क्या होती है। और इस एक
टॉपिक से एक प्रश्न पक्का आपके पेपर में पूछा जाता है। देखिए यहाँ पे 4 बातें आप ध्यान रखिएगा। जब मांग में परिवर्तन हम लोग पढ़ते हैं थियोरी की क्लास में, तो सबसे पहले ये पढ़ते हैं कि मांग में वृद्धि क्या होगी। तो मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है, मांग में वृद्धि का मतलब ये होता है कि आपकी आय बढ़ रही है, आपकी आय बढ़ रही है, लेकिन वस्तु की जो कीमत है वो स्थिर है। वस्तु की कीमत जो है वो स्थिर है। तो जाहिर सी बात है कि जब वस्तु की कीमत स्थिर रहेगी और आपकी आय में वृद्धि होगी, तो आप ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे, तो इसे मांग में वृद्धि कहते हैं। दूसरा, मांग में कमी। मांग में कमी, दूसरा क्या है? मांग में कमी। तो मांग में कमी ये बताता है कि मांग में कमी, मांग में कमी क्या बताता है? तो मांग में कमी ये बताता है कि आपकी आय कम होगी, आपकी आय में कमी आ रही है, लेकिन वस्तु की कीमत वैसे ही है। ठीक है, वस्तु की कीमत उतनी ही है, अर्थात वस्तु की कीमत स्थिर है। तो जब आपकी आय कम हो जा रही है, वस्तु की कीमत उतनी है, तो जाहिर सी बात है कि कम वस्तुओं को आप परचेज कर पाएंगे। तो जब भी मांग में वृद्धि या मांग में कमी की बात होगी, तो वहां आय में परिवर्तन होगा और कीमत स्थिर रहेगा। उसी तरीके से तीसरा टर्म आप पढ़ते हैं कि मांग में विस्तार क्या होता है। मांग में विस्तार, तो मांग में विस्तार का मतलब ये होता है कि आपकी अब यहाँ पे आय स्थिर हो जाती है, मतलब अब आपकी आय में वृद्धि नहीं हो रही है, लेकिन वस्तु की कीमत कम हो जा रही है, तो अब आप उसी आय से ज्यादा वस्तुओं को परचेज कर पा रहे हैं, तो इसे मांग में विस्तार कहते हैं। ठीक है, चौथा नंबर पे होगा मांग में संकुचन, जो यहाँ पूछा गया है। तो मांग में संकुचन आप खुद कमेंट करके बताइए कि क्या हो गया। मैंने तो आपको ऑलरेडी बता ही दिया कि फिर यहाँ पे क्या होगा, आय स्थिर रहेगा, यहाँ पे आय स्थिर होगा, लेकिन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो अब आप उसी आय से कम वस्तुओं को परचेज कर पाएंगे। तो ये क्या हो गया, ये आपका मांग में संकुचन हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं भाई, क्या बोल रहे हैं? मांग में संकुचन तब होता है जब उपभोक्ता की आय कम, उपभोक्ता की संख्या कम हो जाती है। नहीं, ये बात गलत हो जाएगा। ठीक है, कीमत में वृद्धि हो जाती है, संबंधित वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। कुछ दिमाग लगा करके ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं। अरे भाई, इसमें अन्य वस्तु की बात नहीं होती है, इसमें प्रतिस्थापित और पूरक वस्तु की बात नहीं होती है, इसमें अन्य किसी प्रकार के वस्तु की बात नहीं होती है, यहाँ एक ही वस्तु की बात होती है ना। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कि अन्य बातें समान रहते हुए जब किसी वस्तु की कीमत बढ़ती है तो उसकी मांग में क्या असर पड़ता है? अब बता दीजिए आप मुझे कमेंट करके। देखिए, जो लोग भी एप्लीकेशन पे एडमिशन लेकर के पढ़ रहे होंगे, उनको ये सुपर इजी प्रश्न लगेगा, और मैं आपको जिम्मेदारी और विश्वास से कह सकता हूँ कि जितना आसान भाषा में मैं इकोनॉमिक्स को वहाँ पे करवा रहा हूँ, ठीक से पढ़ेंगे, बस 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए, 3 महीने का आप मुझे समय दीजिए, बच्चों का खेल हो जाएगा इकोनॉमिक्स। बशर्ते जितनी भी आपको वीडियो लेक्चर वहाँ पे दी जा रही है, लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास में नहीं जुड़ेंगे तो बाद में वीडियो लेक्चर मिल जाएगा। वीडियो लेक्चर को देखते रहिए, 1 बार 2 बार, उसके बाद जो नोट्स दिया जा रहा है, नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको टेस्ट सीरीज दिया जा रहा है, टेस्ट देकर के गलतियों को पहचानिए, सुधार करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और करंट सारी चीजें दी जा रही है। 1.5-2 घंटे एप्लीकेशन, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे पढ़िए, और मैं दोस्तों आप लोगों के साथ 365 दिन रहूंगा। रेगुलर क्लास आप लोगों की होती रहेगी। ठीक है, कभी मेरी तबीयत नहीं ठीक होती है या कभी कोई दिक्कत होती है तो क्लास नहीं हो पाती है, अदरवाइज क्लासेस आपकी रेगुलर होती रहती है। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपये है। तो जो लोग भी नए बैच में एनरोल होना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद की मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से डायरेक्ट कोर्स परचेज कर लीजिएगा, या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए आप मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। तो अब यहाँ पे इजी आप बता देंगे, क्योंकि इसका तो मैंने ऑलरेडी इलोबरेट किया है। अब अन्य बातें समान रहने का मतलब क्या हो गया कि आय जो है वो स्थिर रहेगी और वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। तो आय स्थिर है और वस्तु की कीमत बढ़ रही है, तो इजी सी बात है कि अब उसी आय से कम वस्तु को आप परचेज कर पाएंगे। तो ये क्या होगा, ये आपका मांग में संकुचन हो जाएगा। ठीक है, 10 नंबर का जो प्रश्न है वो यहीं से शुरू हो जाता है। जो पीपीटी बनाया है वो थोड़ा सा क्या किया है कि थोड़ा सा मिस्टेक किए हैं,
तो ठीक है, 10 नंबर यहाँ से थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि कथन दिया गया है कि वस्तु का सामान्य मांग फलन बाएं से दाहिने तरफ गिरता हुआ है। क्या ये बात सही है? कमेंट करके बताइए। उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि कीमत परिवर्तन के कारण आय प्रभाव धनात्मक तथा ऋणात्मक दोनों हो सकता है। चलिए आराम से बताइए, ठीक है। चलिए, और आजकल पता नहीं क्या हुआ है कि जो अपनी YouTube की जो क्लास होती है तो इसमें संख्या तो आप लोगों की बहुत सारी होती है, लेकिन ये लाइव काउंटिंग बहुत कम दिखा रहा है। ये मैं देख रहा हूँ पिछले 4-5 दिनों से ऐसा हो रहा है ना। इतने सारे लोग क्लास में जुड़े रहते हैं, लेकिन फिर भी क्या होता है कि काफ़ी कम ये मतलब काफ़ी लाइव की संख्या कम दिखती है, बट कोई बात नहीं, वो मैटर ही नहीं करता है, ठीक है। तो जितने लोग भी आप पढ़ें, आप सीखें, आप समझें, ये बात मैटर करता है, बाकी अन्य कोई चीज़ें मैटर नहीं करती हैं। ये प्रश्न मैंने कल भी कराया था, ठीक है, और ये प्रश्न अक्सर आता रहता है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कीमत प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब कीमतों में परिवर्तन होने के कारण आपका मांग परिवर्तित होता है। और आय प्रभाव का मतलब क्या होता है कि जब आपका आय परिवर्तित होता है तो उसके कारण मांग परिवर्तित होता है। तो ये बात तो दोनों ठीक हो जाएगी कि ए भी ठीक है और आर भी ठीक है, और एक दूसरे की ये क्या कर रहा है, सही व्याख्या कर रहा है। अगला प्रश्न है कि व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है। 11 नंबर है, व्युत्पन्न मांग का अर्थ क्या होता है, चलिए बताइए। ठीक है, व्युत्पन्न मांग का, कोई कह रहा है कि गर्मी है सर जी इसीलिए हो सकता है। अरे भाई काउंटिंग का गर्मी से क्या मतलब है? देखिए, मेरी जो क्लास होती है वो रेगुलर शाम को 7:10 से होती है ना। मेरी जो क्लास होती है वो 365 दिन रेगुलर शाम को 7:10 से होती है ना। और बहुत सारे बच्चे हैं जो आधा अधूरा प्रयास करके क्या कर देते हैं कि हार मान जाते हैं। आधा अधूरा प्रयास नहीं करना है, जिंदगी में हमेशा क्या करना है, पूरा प्रयास करना है। तो क्या उत्तर आ रहा है? तो देखिए, व्युत्पन्न मांग का मतलब यही होता है कि जैसे मान लीजिए कि मैं अभी आपसे बता रहा था कि अगर कार की मांग में वृद्धि, जैसे कार उद्योग है, तो कार उद्योग के अंतर्गत मान लीजिए कि हमारी अर्थव्यवस्था में कार की मांग में वृद्धि हो जाए। तो जब कार की मांग में वृद्धि हो जाएगी तो कार के उत्पादन करने वाले साधनों की मांग में भी तो वृद्धि हो जाएगी। उत्पादन के साधनों के मांग में भी तो वृद्धि हो जाएगी। जब कार उद्योग में कार की मांग बढ़ेगी तो एक उत्पादक ज्यादा से ज्यादा कार बनाना चाहेगा, और जब ज्यादा से ज्यादा कार बनाना चाहेगा तो ऐसी स्थिति में वो भी क्या करेगा, श्रम की मांग को बढ़ा देगा, ठीक है, पूंजी को बढ़ा देगा, भूमि को बढ़ा देगा। तो ये क्या हो गया, आपका व्युत्पन्न मांग हो गया। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि उत्पादन के साधनों की मांग, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, किसके कारण मांग वक्र में खिसकाव नहीं देखने को मिलता है, किसके कारण मांग वक्र में खिसकाव नहीं देखने को मिलता है। ठीक है, अब यहाँ पे प्रश्न को थोड़ा सा आराम से समझिएगा, क्योंकि इकोनॉमिक्स में अक्सर आप पढ़ते हैं कि वस्तु की जब कीमत परिवर्तित होती है तो उससे मांग परिवर्तित होता है, लेकिन यहाँ पे बात वो नहीं हो रही है। यहाँ पे क्या बात हो रही है कि जैसे 4 लाख रुपए का अल्टो गाड़ी बिकता है कि नहीं बिकता है। 50 लाख रुपए का फॉर्चूनर भी बिकता है कि नहीं बिकता है। 1 करोड़ का BMW भी बिकता है कि नहीं बिकता है। 2 करोड़ का फरारी भी बिकता है कि नहीं बिकता है। तो मूल्य जो होता है वो डजेंट मैटर, वो मैटर नहीं करता है, क्योंकि हर प्रकार की वस्तु को खरीदने के लिए उपभोक्ता क्या होते हैं, सक्षम होते हैं। तो निम्नलिखित में से किस एक परिवर्तन के कारण मांग वक्र नहीं खिसकता है, तो वस्तु का मूल्य। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस कीमत पर बेचना चाहेगा जहां मांग की लोच होगी।
अब देखिए दो बातें यहाँ पे आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा। एक होता है एकाधिकारी बाजार। तो एकाधिकारी बाजार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे अकेला विक्रेता होता है, जहाँ पे क्या होता है, अकेला विक्रेता होता है। और यहीं पे क्या देखने को मिलता है, यहीं पे मूल्य विभेद देखने को मिलता है। मूल्य विभेद, और मूल्य विभेद की अवधारणा किसने दी थी, पीगू ने दिया था। किसने दिया था, पीगू ने दिया था। कितने प्रकार के मूल्य विभेदीकरण की बात करते हैं, फर्स्ट कोटि का मूल्य विभेदीकरण, द्वितीय कोटि का मूल्य विभेदीकरण और तृतीय कोटि का मूल्य विभेदीकरण। फर्स्ट कोटि के मूल्य विभेदीकरण के अंतर्गत वो किसकी किसकी बात करते हैं, वकील और डॉक्टर की बात करते हैं, वकील और डॉक्टर। अब मूल्य विभेदीकरण क्या होता है, तो किसी एक ही उत्पादन लागत की वस्तु को अलग अलग बाजारों में अलग अलग मूल्यों पर बेचना ही मूल्य विभेदीकरण कहलाता है। तो अब आप ये बताइए कि एकाधिकारी अपने उत्पादन को उस कीमत पे बेचना चाहेगा जहां मांग की मूल्य लोच क्या होगी। तो अब देखिए जो एकाधिकारी होगा ना, वो हमेशा अपना बॉस होगा और वो क्या चाहेगा, वो ये चाहेगा कि अर्थव्यवस्था में जितनी वस्तु की मांग है उससे कम उत्पादन अर्थात पूर्ति किया जाए, ताकि वस्तु की कीमतें बढ़ा करके, वस्तु की कीमत बढ़ा करके ज्यादा लाभ कमाया जाए। तो ऐसी स्थिति में वो कहाँ पर बेचना चाहेगा, तो वो वहीं तो बेचना चाहेगा जहां पे मांग की मूल्य लोच क्या हो, इकाई से अधिक हो। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। इकाई से अधिक आप देखते हैं ना कि विलासिता की वस्तुओं के संदर्भ में होता है, अर्थात उपभोक्ता जितनी आय, जितनी तेजी से उपभोक्ता की आय बढ़ती है उससे ज्यादा वो उपभोग पे व्यय करता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अगला प्रश्न है कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर होता है क्योंकि। अच्छा सा प्रश्न बताइए। देखिए जो थियरी की क्लास है वो मैं एप्लीकेशन पे आप लोगों को प्रोवाइड कराता हूँ, और हम लोगों की भी कुछ मजबूरी है, अगर जो इंस्टीट्यूट चलाना है तो बहुत प्रकार की चीज़ें हम लोग को भी वहन करना पड़ता है। और आप लोगों की थियरी की जो क्लास होती है वो केवल और केवल 2,000 रुपये में आपको इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट बनते हैं, 10 से 12 यूनिट होते हैं, जिसमें मुद्रा एवं बैंकिंग, समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, स्टैटिक्स, विदेशी विनिमय, मतलब सारे यूनिट जितने भी 10 से 12 यूनिट पूरी इकोनॉमिक्स वहाँ पे पढ़ाई जाती है। कम से कम 280 क्लास में आपको वहाँ पे देता हूँ, तो देखेंगे तो एक क्लास 10 रुपये का भी नहीं है। साथ ही साथ आपको कंप्लीट में नोट्स भी प्रोवाइड करता हूँ, पूरी इकोनॉमिक्स का जितना भी नोट्स है, मैं अपनी हैंड राइटिंग का भी नोट्स उपलब्ध कराता हूँ, प्रिंटेड नोट्स भी उपलब्ध कराता हूँ। आप लोग को 5,000 से ज़्यादा प्रश्नों की श्रृंखला भी मैं देता हूँ, आप चाहेंगे तो उसको प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। ठीक है, आपको प्रीवियस ईयर भी मिलता है, करंट भी मिलता है। तो अब इससे जितनी चीज़ें आपको दी जा रही है ना, उसके मुकाबले फीस कुछ भी नहीं है। ईमानदारी से एप्लीकेशन पे हमारे साथ जुड़ जाइए, एप्लीकेशन पे पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ आपको वहाँ पे कोर्स मिलता है। अब इस प्रश्न की अगर जो हम लोग बात करें कि तटस्थता वक्र मूल बिंदु की तरफ उन्नतोत्तर क्यों होता है, तो तटस्थता वक्र को अगर जो आपने पढ़ा होगा तो आप इस बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। ठीक है, तो तटस्थता वक्र मूल बिंदु की ओर उन्नतोत्तर क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि तटस्थता वक्र प्रतिस्थापन की सीमांत दर की घटती हुई मान्यता पे आधारित है कि अगर आप एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाएंगे तो दूसरी वस्तु की मात्रा को आपको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा या कम करना पड़ेगा उसी संतुष्टि पे बने रहने के लिए। तो जितने लोग भी आपसे नंबर क्या बोल रहे हैं, बी बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा कि उस वस्तु का जिसका परिणाम उपभोक्ता के पास बढ़ रहा है उसका महत्व क्रमशः क्या होता चला जाता है, कम होता चला जाता है। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि जब जब वस्तु बाजार, इस प्रश्न का उत्तर करिए। ठीक, इस प्रश्न का उत्तर करिए कि जब वस्तु बाजार तथा आगत बाजार दोनों में अपूर्ण प्रतिस्पर्धा हो तो साधन को दिया गया मूल्य कैसा होता है। खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइए। अब देखिए आप ये तो पढ़ते हैं ना कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत, या आप जेबी क्लार्क के वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत पढ़ेंगे, या आप पूर्ण प्रतियोगिता पढ़ेंगे तो वहां पे पढ़ते हैं ना कि जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी मिलती है।
पढ़ते हैं ना। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत ऐसा नहीं होता है, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन क्रेता विक्रेता, सबको बाजार का ज्ञान होता है, मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। लेकिन अपूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत क्या होते हैं कि अनकहे समझौते भी होते हैं, बहुत प्रकार की यहाँ पे क्या होती है, चीजें होती हैं। तो यहाँ पे जो उत्पादन के साधन होते हैं उनको उनकी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी नहीं मिलती है, अर्थात उसके सीमांत आय उत्पादन से कम होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक है। अल्पाधिकार की बात करें, अपूर्ण प्रतियोगिता की बात करें, दयाधिकार की बात करें, एकाधिकार की बात करें, तो यहाँ पे ऐसा ही होता है। तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादन का साधन जिसकी पूर्तियां बेलोचदार है वो होती है। चलिए थोड़ा अच्छा सा प्रश्न है, आराम से करिए। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। अरे भाई अपूर्ण, कितने लोग गलत कर रहे हो यार, ये भी तो एक अधिकार वाली कंडीशन हो जाएगी ना, इतने सारे लोग क्यों गलत कर रहे हो? ठीक है, एकाधिकार में ए आर छोटा होता है एम आर से ना। चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, किसकी याद आई? मार्शल साहब की याद आई? मार्शल साहब की याद आई कि नहीं आई? प्रोफेसर मार्शल की याद आई? आभास लगान की अवधारणा किसने दिया था? मार्शल ने दिया था। क्या कहा था कि अल्पकाल में स्थिर साधन जैसे मशीन द्वारा अर्जित जो आय होती है उसी को ही उन्होंने क्या कहा? आभास लगान कहा। और मार्शल ने कहा कि आभास लगान उस अतिरिक्त आय को कहते हैं जो उत्पादन के साधनों की पूर्ति के अल्पकाल में सीमित होने के कारण प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर किसकी बात बोल रहे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं, सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित निदर्शों अर्थात मॉडल्स में कौन सा निदर्श कपट संधि अल्पाधिकार का निदर्श है? चलिए भैया, अब अल्पाधिकार क्या होता है आपको पता होना चाहिए कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कुछ विक्रेता होते हैं, जिसमें थोड़े विक्रेता होते हैं, जिसमें कम विक्रेता होते हैं, जिसमें दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं, दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं। अल्पाधिकार के अंतर्गत ही क्या होता है? कार्टेल का निर्माण होता है। कार्टेल क्या है? स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, और यही कार्टेल जो है वो कीमत को निर्धारित करता है, और ये कीमत को इतना कम से कम निर्धारित करता है कि कोई नई फर्म उद्योग में एंट्री न कर पाए। और कार्टेल का उदाहरण कौन है? ओपेक है। ओपेक है। ओपेक की स्थापना कब हुई और ओपेक का फुल फॉर्म क्या है? सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए। सभी लोग कमेंट करके बता दीजिए क्या उत्तर आ रहा है। तो डी बोल रहे हैं, बहुत सारे लोग गलत कर रहे हैं। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं यार? ऑप्शन नंबर ठीक है, डी बोल रहे हैं ना, कीमत नेतृत्व निर्देशन। अर्थात इसमें क्या होता है कि अल्पाधिकार के अंतर्गत, वही तो मैं बता रहा था आप लोगों से कि कार्टेल का निर्माण होता है। और कार्टेल क्या करता है? कार्टेल स्वतंत्र फर्मों का संगठन होता है, मतलब जितने भी फर्म अल्पाधिकार के अंतर्गत होते हैं उसी का ये संगठन होता है, और ये कीमत को कम से कम निर्धारित करता है ताकि नई फर्में उद्योग में एंट्री न कर पाए। सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर। अगला, गोसेन का प्रथम नियम। गोसेन का प्रथम नियम कौन सा है? बच्चों वाला प्रश्न है, ठीक है। तो देखिए, गोसेन का जो प्रथम नियम है वो कौन सा नियम है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम। और ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? ह्रासमान सीमांत उपयोगिता का नियम ये बताता है कि जैसे जैसे हम किसी वस्तु की उत्तरोत्तर इकाइयों को बढ़ाते चले जाते हैं उससे मिलने वाली उपयोगिता कम होने लगती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि पहली रोटी आपको खूब ज्यादा भूख लगी है, तो आपको भूख लगी है तो जब पहली रोटी आपके सामने आएगी
तो ये आपको बहुत ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण होगी। जब भूख लगी है तो पहले नंबर की रोटी आएगी तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी, लेकिन वही जब दूसरे नंबर की रोटी आएगी तो वो कम महत्वपूर्ण हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एक रोटी का आपने उपभोग करके थोड़ा बहुत संतुष्टि को प्राप्त कर लिया है, ठीक है। उसी तरीके से अगर जो तीसरे नंबर की रोटी आएगी तो वो और कम महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि 2 रोटी आपने ऑलरेडी खा लिया है तो उससे आपकी भूख थोड़ी थोड़ी मिट गई है। इसी तरीके से जब तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी नंबर की रोटी आएगी तो एक समय बाद आप ये कहेंगे कि भैया अब हमको रोटी नहीं चाहिए, अर्थात रोटी की जो उपयोगिता है वो हमारे लिए शून्य हो चुकी है। हम अधिकतम सेटिस्फैक्शन को, मैक्सिमम संतुष्टि को प्राप्त कर चुके हैं। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि पूर्ण प्रतियोगिता तथा दीर्घकाल में एक फर्म के संतुलन में क्या होता है? चलिए बताइए इस प्रश्न का उत्तर। गुड इवनिंग एवरीबॉडी, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। राजकुमार प्रजापति जी, रतन जी, प्रेम मारवी जी, ठीक है, गणपत लाल माली जी, शैलेंद्र कुमार जी, पिंकी जी, ठीक है, ठीक है, मारवन जी, ठीक है, रुचि वर्मा जी, गोलू राज जी, सभी लोग क्लास को लाइक कर दिया करो, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, रोज आप लोगों की क्लास होती है। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं ना, इसमें बच्चों वाली बात है यार। औसत लागत कीमत और ए आर जो होता है वो किसके बराबर होता है? पी के बराबर होता है, ठीक है। तो औसत लागत कीमत, सीमांत आय और सीमांत लागत सभी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। हमने कई बार आप लोगों को ये बात बताई है। तो ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं सभी लोग, डी बोल रहे हैं ना? हाँ, तो जितने लोग भी डी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि औसत लागत का अंतरराष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत में किसने उपयोग किया? ये बच्चों वाला प्रश्न है, आई डोंट थिंक सो कि यहाँ पे रुकने की जरूरत है। औसत लागत की बात कौन करता है? तो औसत लागत की बात हैबरलर ने किया था। हैबरलर ने क्या कहा? हैबरलर ने कहा कि देखिए भैया, एक जो उत्पादक है ना उसे अवसर का फायदा उठाना चाहिए। जैसे सपोज करिए कि आप कपड़े का उत्पादन कर रहे हैं, या मैं आपको आसान भाषा में अगर जो समझा दूं तो जैसे कोविड का समय था, कोरोना का जब समय था तो आपने देखा कि सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए, ठीक है। लेकिन अब हैबरलर साहब ने ये कह दिया कि भाई आपके पास टेक्नोलॉजी तो है, आपको कपड़ा से संबंधित वस्तु बनाने के लिए आपके पास टेक्नोलॉजी भी है, आपके पास श्रमिक भी है, शॉपिंग मॉल बंद हो गया, लोग कपड़ा नहीं खरीद रहे हैं, तो आप कपड़ा मत बनाइए, कपड़े की जगह पे आप मास्क बना दीजिए, ठीक है। अर्थात आप अवसर का फायदा उठाइए और जो पहले आप उत्पादित कर रहे थे उस उत्पादन का आप त्याग कर दीजिए और उसी उत्पादन के साधन से आप एक नए उत्पादन को करिए और फिर आप लाभ कमाइए। और ऐसा कोविड के समय में देखने को भी मिला कि भैया क्या हुआ कि जो जब सारे शॉपिंग मॉल बंद हो गए तो बहुत सारी कंपनियां थी जो कपड़े की जगह पे मास्क बना करके बेचने लगी, सैनिटाइजर बना करके बेचने लगी और उन्होंने बहुत सारे लाभ भी कमाए। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि एक निश्चित अवधि में एक देश और शेष विश्व के मध्य लेन देन के व्यवस्थित रिकॉर्ड को कहा जाता है। अच्छा सा प्रश्न है, बताइए भाई। बच्चों वाला प्रश्न है, छोटा सा प्रश्न है कि नहीं है ये? चलिए, क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो ये क्या होता है? भुगतान शेष होता है। इजी सी बात है, बैलेंस ऑफ पेमेंट अर्थात भुगतान शेष। भुगतान शेष क्या बताता है कि किसी एक देश का किसी एक वित्तीय वर्ष में विश्व के अन्य सभी देश से जो लेन देन हो रहा है उसी के व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान शेष कहा जाता है। जैसे मान लीजिए कि ये भारत है, तो भारत जो है वो चीन से भी व्यापार कर रहा है, भारत जो है वो अमेरिका से भी व्यापार कर रहा है, भारत जो है वो रूस से भी व्यापार कर रहा है, भारत जो है वो रूस से भी व्यापार कर रहा है, भारत जो है वो नेपाल से भी व्यापार कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में किसी एक वित्तीय वर्ष में भारत देश के द्वारा विश्व के अन्य देश के साथ जो लेन देन किए जाएंगे उसी के व्यवस्थित विवरण को ही भुगतान शेष कहा जाएगा, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि पारस्परिक मांग के सिद्धांत को किसने विकसित किया? ये भी बच्चों वाला प्रश्न है लेकिन बार बार पूछा जाता है।
ठीक है। तो पारस्परिक मांग का सिद्धांत किसने दिया था? जेएस मिल ने दिया था। जेएस मिल ने क्या बताया था? जेएस मिल ने बताया था कि दो देशों के मध्य व्यापार जो होगा वो वस्तु की लोच के आधार पे होगा। दो देशों के मध्य व्यापार वस्तु के लोच के आधार पे होगा। अर्थात देखते हैं ना कि भारत में चाइनीज खिलौने आते हैं, भारत में चाइनीज पिचकारियां आती हैं, भारत में चाइनीज मोबाइल आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी मांग ज्यादा है। तो जितने लोग भी यही बात वो भी कहते हैं, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला है कि स्वर्ण निर्यात बिंदु अर्थात गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट किसके बराबर होता है? अच्छा सा प्रश्न है, बताइए। स्वर्ण निर्यात बिंदु बराबर होता है तो स्वर्ण निर्यात बिंदु विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है। कई बार पूछा गया है कि स्वर्ण निर्यात बिंदु क्या बताता है। तो स्वर्ण निर्यात बिंदु विनिमय दर की उच्चतम सीमा को दर्शाता है, जिसमें टकसाली समता दर के साथ परिवहन लागत को भी सम्मिलित किया जाता है ना। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे हैं कि टकसाली समता दर प्लस परिवहन लागत, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि विश्व बैंक ने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। क्या उत्तर आ रहा है? ठीक है। बच्चों वाला प्रश्न है। ठीक है। लेकिन ये प्रश्न जितना आपको देखने में आसान लगेगा उतना आसान है नहीं। ठीक है ना? ये प्रश्न आपको देखने में जितना आसान लग रहा है उतना आसान ये प्रश्न है नहीं। ठीक है। अब देखिए एक जगह ये प्रश्न पूछा गया था और वहां पे ऑप्शन नंबर ए टिक किया गया था। तो कई जगह अगर जो आप किताबों में पढ़ेंगे तो आईडीबीआई की स्थापना में दिया है, लेकिन असिस्टेंट प्रोफेसर का शायद ये कोई पेपर था, छत्तीसगढ़ का था या राजस्थान का था, तो उसमें इसका जो राइट आंसर दिया गया था वो आईसीआईसीआई की स्थापना में दिया गया था। और उन्होंने लॉजिक ये दिया था कि भारतीय औद्योगिक शाख एवं निगम लिमिटेड की जो स्थापना हुई थी वो 5 जनवरी 1955 में हुई थी। और ये किसके सहयोग से हुई थी? तो ये विश्व बैंक के सहयोग से। ठीक है ना? तो इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत कीजिए। अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत कीजिए। अब अवमूल्यन क्या होता है? तो भारत में अभी तक 3 बार अवमूल्यन हुआ है। कब 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 से कब तक हुआ है? 1949 में हुआ है, 1966 में हुआ है, 1991 में हुआ है। 1991 में 2 चरण में अवमूल्यन हुआ था। अवमूल्यन का मतलब क्या होता है? अवमूल्यन का मतलब ये होता है कि आप जानबूझ के अपने देश के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं, अपने देश की मुद्रा के बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं। और जब बाह्य मूल्य को कम कर देते हैं तो आपके जो निर्यात होते हैं वो सस्ते हो जाते हैं। निर्यात क्या हो जाते हैं? सस्ते हो जाते हैं। निर्यात आपके क्या होते हैं? सस्ते हो जाते हैं। और आयात आपके क्या हो जाते हैं? आयात आपके महंगे हो जाते हैं। आयात आपके महंगे हो जाते हैं। आयात क्या होते हैं? आपके महंगे हो जाते हैं। तो चलिए बताइए कि अवमूल्यन इसका उद्देश्य, अवमूल्यन के उद्देश्य की ओर संकेत कीजिए। तो संकेत तो यही होगा ना कि हम अपने देश में निर्मित वस्तु को दूसरे देश में ज्यादा बेचना चाहते हैं, इसीलिए तो हम अपने वस्तु को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सस्ता कर रहे हैं। तो निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि डब्ल्यूटीओ है। अब ये देखिए प्रश्न कई बार अलग अलग जगहों पे पूछा गया है, लेकिन बहुत बार लोग इसको क्या कर देते हैं? गलत कर देते हैं।
WTO, विश्व व्यापार संगठन। अब देखिए, तीन चीजों को लेकर के बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से समझ लीजिएगा, एक बात बता रहा हूं, फिर गलती कभी मत करिएगा। 1944 में आपका ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, ब्रेटन वुड्स समझौता होता है, ठीक है। इसी के परिणाम स्वरूप 1945 में दो संस्थाओं का गठन होता है। 1945 में एक है IMF अर्थात अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, और दूसरा है आपका विश्व बैंक। तो IMF का कार्य ये है कि वो अपने सदस्य देशों को भुगतान असंतुलन से निपटने के लिए ऋण प्रोवाइड करे। तो IMF जो है वो 1947 से कार्य शुरू करता है, और विश्व बैंक जो है वो क्या करता है, वित्तीय सहायता देता है विकासशील और अल्प विकसित देशों को। ये कार्य शुरू कर देता है 1946 में ही, ठीक है। अब देखिए, चूंकि IMF और विश्व बैंक की स्थापना 1945 में होती है, इसीलिए इसे जुड़वा बहन या जुड़वा संस्था कहा जाता है, जुड़वा बहन या जुड़वा संस्था कहा जाता है, या ट्विन सिस्टर कहा जाता है। और अगर जो WTO की बात करें तो ये क्या है, ये विश्व व्यापार संगठन 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 है। और विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना होती है ये 1995 में होती है। और विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य क्या होता है, तो विश्व व्यापार संगठन का उद्देश्य ये होता है कि ये सभी देशों को एक ऐसा मंच प्रोवाइड करता है जिससे सभी देश आपस में मिलकर के एक दूसरे से व्यापार करके अपने अपने देश का आर्थिक विकास कर सकें। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जो ध्यान में आपको रखने की जरूरत है। तो जितने लोग भी कह रहे हैं कि WTO एक वैधानिक संस्था है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा कि WTO क्या है, एक वैधानिक संस्था है। अगला प्रश्न है कि एकाधिकार प्रतियोगिता के दीर्घकालीन साम्य में क्या होता है। एकाधिकार प्रतियोगिता, तो एकाधिकार प्रतियोगिता बताइए भैया। ऑप्शन नंबर, क्या उत्तर आ रहा है। अब ये देखिए, बड़ी अच्छा सा प्रश्न है, ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, देखिए हमने ये पढ़ा है कि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में, पूर्ण प्रतियोगिता की जब बात होती है तो पूर्ण प्रतियोगिता में दीर्घकाल में जो फर्में होती हैं वो हमेशा और हमेशा सामान्य लाभ ही कमाती हैं, सामान्य लाभ कमाती हैं, क्योंकि बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, बहुत सारे फर्म होते हैं, सबको बाजार का ज्ञान होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है। लेकिन पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत भी अगर जो अल्पकाल की बात करें तो अल्पकाल में लाभ भी हो सकता है, हानि भी हो सकती है, और सामान्य लाभ भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन एकाधिकारिक प्रतियोगिता के अंतर्गत दीर्घकाल में क्या होगा, केवल और केवल सामान्य लाभ होगा। अब आप कहेंगे गुरुजी कैसे, अकेला है तो कैसे सामान्य लाभ होगा। अरे भाई, स्वतंत्र प्रवेश होता है ना, स्वतंत्र प्रवेश होता है ना, फर्मों का स्वतंत्र प्रवेश होता है। तो जब एक आदमी किसी वस्तु का उत्पादन करेगा और लोग देखेंगे तो झुंडनुमा उसके पीछे बढ़ने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में फिर एकाधिकार की स्थिति ही समाप्त हो जाएगी, ठीक है। तो सभी फर्में केवल सामान्य लाभ कमाएंगी, बात ठीक है। सभी फर्में AR इज इक्वल टू AC पे होंगी और TR इज इक्वल टू TC पे। तो जितने लोग भी उपरोक्त सभी बोल रहे हैं, डी बोल रहे हैं, सबका उत्तर ठीक है। अगला है कि देयाधिकार विशेष दशा है, देयाधिकार विशेष दशा, देयाधिकार विशेष दशा है, यह भी बच्चों वाला प्रश्न है। तो देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें क्या होते हैं, दो विक्रेता होते हैं। देयाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें कितने विक्रेता होते हैं, दो विक्रेता होते हैं, ठीक है। तो ये किसकी स्थिति हो जाएगी, ये अल्पाधिकार की, क्योंकि अल्पाधिकार के अंतर्गत भी तो हम लोग कहते हैं ना कि अल्पाधिकार बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें दो या दो से ज्यादा विक्रेता होते हैं।
थोड़े विक्रेता होते हैं, कम विक्रेता होते हैं, 10 से कम विक्रेता होते हैं। ठीक है, देहाधिकार के संदर्भ में आप कुर्नो साहब को पढ़ते हैं, स्टेकल वर्गर को पढ़ते हैं, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि सीमांत साधन लागत सदा औसत साधन लागत के बराबर ही होती है क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत। अच्छा सा प्रश्न है, देखने में जितना खतरनाक लग रहा है उतना ही ये प्रश्न आसान है। ठीक है, अब पूर्ण प्रतियोगिता की प्रॉपर्टीज आपके दिमाग में घूमनी चाहिए, घूमनी चाहिए। कोई आपको नींद से भी उठा करके पूछ दे कि पूर्ण प्रतियोगिता क्या होती है, तो आप कहेंगे कि देखिए, पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें अनेक क्रेता अनेक क्रेता और अनेक विक्रेता होते हैं, अनेक क्रेता अनेक विक्रेता होते हैं। ठीक है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, समरूप वस्तु का उत्पादन होता है, सबको क्या होता है, बाजार का ज्ञान होता है, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। ठीक है, उसके बाद मांग और पूर्ति की शक्तियों के आधार पे कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा होता है, उद्योग के द्वारा मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पे कीमत का निर्धारण होता है, और जो उद्योग कीमत निर्धारित करता है उसी कीमत पर एक व्यक्तिगत फर्म जितने चाहे प्रोडक्ट को मार्केट में बेच सकती है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत जो फर्में होती हैं वो कीमत को स्वीकार करने वाली होती हैं, कीमत को फर्म क्या होती है, कीमत स्वीकार करने वाली होती है। अर्थात कोई एक फर्म ये चाहे कि हम अपने वस्तु की कीमत को बढ़ा करके मार्केट में बेच दें तो फिर वो असफल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया पूर्ण प्रतियोगिता में बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन, सबको बाजार का ज्ञान होता है, सबको वस्तु की प्रचलित कीमत मालूम होती है। तो ऐसी स्थिति में कोई एक फर्म चाह करके भी कीमतों में परिवर्तन नहीं कर सकता है, वो कीमत को स्वीकार करने वाला होता है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाला होता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर डी बोल रहे हैं कि फर्म कीमत स्वीकार करने वाली होती है, न कि कीमत को निर्धारित करने वाली, सो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि रिकार्डो के लगान सिद्धांत के अनुसार लगान है। अब देखिए, डेविड रिकार्डो साहब का लगान सिद्धांत आ गया। तो डेविड रिकार्डो ने क्या कहा, डेविड रिकार्डो ने कहा कि देखिए भैया, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है, जो भूमि ज्यादा उर्वरक होगी वो ज्यादा लगान देगी, जो भूमि कम उर्वरक होगी वो कम लगान देगी। ऐसी भूमि जो लगान नहीं देगी उसे सीमांत भूमि बोलेंगे। सीमांत भूमि ऐसी भी भूमि होगी, सीमांत भूमि ऐसी भूमि होगी जो उर्वरक नहीं होगी, उर्वरक नहीं होगी। जैसे तालाब की जमीन है, जैसे कंक्रीट वाली जमीन है, और जब उर्वरक नहीं होगी तो ये लगान भी नहीं देगी, लगान भी नहीं देगी। और ऐसी भूमि जो उर्वरक होगी उसे अधिसीमांत भूमि बोला जाएगा। उसे क्या कहा जाएगा, अधिसीमांत भूमि। और अधिसीमांत भूमि जो होती है वो उर्वरक भी होती है और लगान भी देती है। फिर क्या कहते हैं कि भूमि की पूर्ति जो है वो सीमित है, भूमि जो है वो सीमित है, अर्थात भूमि की पूर्ति जो है वो पूर्तियां बेलोचदार है, बेलोचदार है। और भूमि पे जो लगान प्राप्त होता है वो भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण भूस्वामी को मिलने वाला प्रतिफल होता है। ठीक है, ये 4-5 बातें आपके पेपर में अक्सर घूम घूम के पूछा जाता है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर ए बोल रहे हैं कि ये एक भेदात्मक अतिरेक है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि लगान की आधुनिक धारणा के अनुसार कौन सी बातें ठीक है भाई? ठीक है, तो देखिए, एक तो डेविड रिकार्डो साहब है, तो डेविड रिकार्डो ने लगान का प्रतिष्ठित सिद्धांत दिया जिसमें उन्होंने कहा था कि भूमि की उर्वरा शक्ति के कारण लगान प्राप्त होता है। उसके बाद जब आपके मार्शल साहब आते हैं तो वो आभास लगान की बात करते हैं, जिसमें उन्होंने अल्पकाल के कारण जो मशीनरी होता है उसके कारण लगान की बात कही थी। और जो आधुनिक अर्थशास्त्री आए थे उनका ये कहना था कि भैया लगान जो होता है ये उत्पादन के साधनों के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, अब बताइए इस प्रश्न का उत्तर। ठीक है, अच्छा सॉरी, हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हाँ हाँ ठीक ठीक। हाँ, तो हाँ, आधुनिक लगान की बात हो रही है यहाँ पे।
तो आर्थिक लगान इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साधन की वास्तविक आय माइनस साधन की स्थानांतरण आय। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं ठीक बोल रहे हैं। थोड़ा कापी पेन अपने पास रखिए, थोड़ा थोड़ा लिखा भी करिए, थोड़ा थोड़ा लिखा करिए, बहुत ज़्यादा मत लिखिए लेकिन थोड़ा थोड़ा लिखा करिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपको इस तरीके से नहीं समझ में आएंगे, तो उसको थोड़ा सा लिख लीजिए, बाद में रिवीजन भी कर लीजिएगा उसका। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधन से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति कैसी होती है भाई बताइए। लिखने की आदत डालिए। अगर जो जिंदगी में आपको सफलता चाहिए, मास्टर बनना चाहते हैं, ठीक है, शिक्षक बनना चाहते हैं, शिक्षिका बनना चाहती हैं, तो लिखने की आदत डालिए, क्योंकि अभी नौकरी मिल जाएगी तो 6 घंटे लगातार बोर्ड पे खड़ा होकर के लिखना होगा। तो अगर जो अभी आप 6 घंटे नहीं लिख रहे हैं तो आप कैसे नौकरी पा पाएंगे। और अब मैं आपसे जिम्मेदारी और विश्वास से कर रहा हूँ कि बस आप रोज 2-2 घंटे लिखिए। अपने स्टडी में आप एक अलग परिवर्तन देखेंगे, अपने अपने दिमाग को आप एक अलग लेवल पे देखेंगे। लेकिन मेहनत करना तो कोई नहीं चाहता है। सबको लगता है कि गुरुजी क्वेश्चन भी ला रहे हैं, गुरुजी एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, गुरुजी नोट्स भी दे रहे हैं, सारी चीज़ें गुरुजी दे रहे हैं, तो क्या लिखने की ज़रूरत है। लेकिन आप 1-2 घंटा रेगुलर लिखिए, है ना। और अगर जो आप आपके हिस्से में कलम आया है, आपके हिस्से में किताबें आई है, तो कलम को और किताब की पूजा करिए। कम से कम जब तक जिंदगी है तब तक कुछ न कुछ 1-2 घंटे लिखते रहिए, क्योंकि अगर जो एक बार आपने पढ़ाई का आनंद उठा लिया ना, तो बाकी सारी चीज़ें जो है वो क्या लगेंगी, गैर जरूरी लगेंगी। तो लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, थोड़ा थोड़ा लिखिए, है ना। इस प्रश्न का उत्तर करिए कि आर्थिक लगान सभी उत्पत्ति के साधनों से प्राप्त होता है, केवल उनसे नहीं जिनकी पूर्ति क्या होती है, लोचदार होती है। क्योंकि अभी कुछ देर पहले हम लोग पढ़े ना कि बेलोचदार पे लगान प्राप्त होता है। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का, सॉरी, जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर यहाँ पे एब्सोल्युटली 100% ठीक हो जाएगा। अभी कुछ देर पहले तो हम लोग किए थे इस प्रश्न का उत्तर। श्रम की मांग कहलाती है, ये भी कर लिए थे, व्युत्पन्न मांग कहलाती है। अगला है कि लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है, ठीक है। और देखिए 5000 से ज्यादा प्रश्नों की श्रृंखला आप लोगों के लिए लेकर के आई गई है, जिसमें आपको 50 से ज्यादा टेस्ट पेपर मिल रहे हैं। और ये टेस्ट पेपर बिल्कुल और बिल्कुल उसी तरीके से हैं जिस तरीके से आपके परीक्षा में प्रश्न पत्र होते हैं। इकोनॉमिक्स के जितने भी यूनिट होते हैं, जितने भी टॉपिक होते हैं, लगभग सभी यूनिट, सभी टॉपिक से हर प्रकार के प्रश्नों को इसमें इंक्लूड किया गया है। तो जो लोग भी अभी तक इस टेस्ट पेपर को नहीं प्राप्त किए हैं, आप जरूर प्राप्त कर लीजिए। इसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये है। आप चाहेंगे तो इसकी फोटोकॉपी भी निकलवा लेंगे, और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि इसकी फोटोकॉपी निकलवा लीजिए, और फोटोकॉपी निकलवाने के बाद एक बुकलेट बना करके अपने पास रख लीजिए, ताकि फिर आने वाले समय में कहीं से आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को ढूंढने की जरूरत ना पड़े। उसको ले करके और आप बढ़िया से अपनी प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है ना। उसकी फीस केवल और केवल 300 रुपये रखी गई है। इतनी रखी गई है कि जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं सभी उसका क्या कर सकें, फायदा उठा पाए। तो सिंपली इस टेस्ट पेपर को आप चाहेंगे प्रिंट आउट भी निकलवा लेंगे, आप चाहेंगे ऑनलाइन टेस्ट देना तो एप्लीकेशन पे ऑनलाइन भी उपलब्ध हो जाएगा। 300 रुपये इसकी फीस है। सिंपली आप अपनी फीस इस नंबर पे सबमिट करेंगे, गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से, और इसका स्क्रीनशॉट आप इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड कर देंगे, तो आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये पेपर उपलब्ध करा दिए जाएंगे। आप वहां से चाहे तो मोबाइल में भी रख के पढ़ सकते हैं, या आप चाहें तो इसकी प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। चलिए, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये पुस्तक किसकी है भाई, राधा कमल मुखर्जी साहब, राधा कमल मुखर्जी की बात कर रहे हैं। तो देखिए, भारत में भूमि सुधारों से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए वो राधा कमल मुखर्जी साहब के द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी, लैंड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। उसी में इन्होंने बताया था भारत में भूमि सुधार से संबंधित बात इन्होंने कही थी। भूमि सुधार, अब भूमि सुधार का मतलब क्या हुआ, जैसे चकबंदी हो गया, हदबंदी हो गया, ठीक है, सीमाबंदी हो गया, ये सब भूमि सुधार के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि अन्य बातें समान रहने पर वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत, खूबसूरत सा ये प्रश्न है, बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है। किसने दिया था ये सिद्धांत,
जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? जेबी क्लार्क के द्वारा दिया गया था। जेबी क्लार्क साहब ने क्या कहा था? जेबी क्लार्क साहब ने कहा था कि जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, जो उत्पादन के साधन होते हैं, उत्पादन के साधन जैसे श्रम हो गया, ठीक है, तो जो उत्पादन के साधन होते हैं ना, वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं। तो ऐसी स्थिति में अगर हमें अर्थव्यवस्था में रोजगार को बढ़ाना है तो हमें क्या करना होगा? बताइए, क्या करना होगा? तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर सी बोल रहे हैं कि देखिए श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता बढ़ानी होगी, क्योंकि श्रमिक जो हैं वो अपनी सीमांत उत्पादकता के बराबर मजदूरी प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे तीन बात सच्ची सच्ची किसको याद आई? तीन बात आपको याद आनी चाहिए। तीन प्रकार किससे प्रश्न बनते हैं। एक तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री की जब बात आती है, प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की जब बात आती है तो इसमें पीगू की बात आती है। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने कहा कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति विद्यमान है, अर्थात बेरोजगारी जो है वो एक असामान्य दशा है, और अगर किसी कारणवश बेरोजगारी आती है तो बेरोजगारी को कम करने के लिए, अर्थात रोजगार को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। हमें मौद्रिक मजदूरी में कटौती करनी चाहिए। ये बात किसने कही थी? ये पीगू साहब ने कही थी। बार बार आपके पेपर में प्रश्न पूछा जाता है यहाँ से। उसके बाद आपको किन्स साहब याद आने चाहिए। किन्स साहब जब आते हैं तो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों की आलोचना करते हैं। इनकी आलोचना करते हैं पीगू साहब की और अन्य अर्थशास्त्रियों की। तो किन्स साहब कहते हैं कि हे प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों, आप तो ये कह रहे हैं कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है, लेकिन फिर जब किन्स साहब आते हैं तो वो अनैच्छिक बेरोजगारी की बात कर देते हैं और कहते हैं कि बहुत सारे श्रमिक तो ऐसे हैं कि जो प्रचलित मजदूरी पे कार्य करने के लिए तैयार है, लेकिन फिर भी उनको काम नहीं मिल रहा है, तो आप कैसे कहेंगे कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार है? तो फिर किन्स से पूछा गया कि ये बताइए कि कैसे रोजगार बढ़ाया जाए। तो किन्स ने कहा कि रोजगार बढ़ाने के लिए हमें प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा। तो किन्स ने क्या बोला? कहा कि हमें प्रभावी मांग बढ़ाना पड़ेगा, है कि नहीं है? उसके बाद ये तीन बातें ध्यान रखिएगा। पहला पीगू का अर्थात प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का, दूसरा किन्स का। तो किन्स ने रोजगार बढ़ाने के लिए प्रभावी मांग को बढ़ाने की बात की, और वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में जेबी क्लार्क ने कहा कि अगर रोजगार में वृद्धि करना है तो हमें श्रमिकों की सीमांत उत्पादकता को बढ़ाना होगा। सच्ची सच्ची ईमानदारी से बताओ कि ये तीनों बातें किसके किसके दिमाग में घूमी, और अगर जो नहीं घूमी तो घुमा दीजिए। अगर ये तीनों बातें आपके दिमाग में नहीं घूम रही हैं तो इसको घुमाइए, क्योंकि जब घुमाएंगे ना तभी जाकर के मजा आएगा। फिर डेविड रिकार्डो साहब आ गए भाई। प्रिंसिपल, हाँ, प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन, इसी में इन्होंने लगान का सिद्धांत दिया था। ठीक है, और क्या कहा था? कहा था कि देखिए भैया, भूमि की उर्वरा शक्ति अलग अलग होती है। जो भूमि ज्यादा उर्वरक होती है वो ज्यादा लगान देती है, जो भूमि कम उर्वरक होती है वो कम लगान देती है। चलिए बताइए क्या उत्तर आ रहा है। ठीक है, ठीक है। अब देखिए, थोड़ा गहराई से समझ लीजिएगा। रॉबिन्सन, रॉबिन्सन, मार्शल, पीगू, ये वाली जो बात है कि लगान प्रत्येक विशिष्ट साधन पे उदय होता है, ये बात जो कही गई थी वो रॉबर्टसन, मार्शल, पीगू के द्वारा कही गई, और उसमें उन्होंने कहा कि जो लगान प्राप्त होता है वो उत्पादन के विशिष्ट साधन जैसे श्रम, जैसे जैसे श्रम, पूंजी, श्रम, पूंजी और भूमि के कारण प्राप्त होता है। ठीक है, भूमि के कारण प्राप्त होता है, लेकिन यह प्रकृति का निःशुल्क उपहार है। ये बात जो कही गई वो डेविड रिकार्डो के द्वारा कही गई, डेविड रिकार्डो के द्वारा कही गई। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो है वो किससे संबंधित है? लगान की थियरी से संबंधित है। लेकिन ये जो ऊपर वाला है ना, ये आधुनिक सिद्धांत है जिसको रॉबिन्सन, मार्शल और पीगू ने दिया था। इन लोगों ने कहा था कि जो लगान होता है
वो उत्पादन के विशिष्ट साधन से प्राप्त होता है, जैसे कि श्रम से, पूंजी से और भूमि के कारण लगान मिलता है। और डेविड रिकार्डो साहब आए तो डेविड रिकार्डो ने कहा कि देखिए भूमि जो है वो प्रकृति के द्वारा हमें निःशुल्क उपहार मिली है और भूस्वामी को भूमि की मौलिक और अविनाशी शक्तियों के कारण लगान मिलता है। तो बातें दोनों ठीक है, लेकिन जितने भी ए बोल रहे हो सब गलत हो गए, जितने भी ए बोल रहे हो सब गलत हो गए। ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये वाला जो स्टेटमेंट है, कथन जो ए वाला है, ये रॉबर्टसन का है, ये रॉबर्टसन का है, मार्शल का है, पीगू का है, और ये वाला जो आर है वो डेविड रिकार्डो का है, डेविड रिकार्डो का है, डेविड रिकार्डो का है। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोलेंगे कि गुरुजी ए और आर दोनों सत्य है और आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है, सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा एक रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है। चलिए, और जो लोग भी चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। रोज शाम को 7:10 पे मैं लाइव आ जाता हूँ, रोज आप लोगों की क्लास होती है। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के लाइव स्टडी इलाहाबाद के टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसे भी ज्वाइन कर लीजिए। लाइव स्टडी इलाहाबाद के व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप मुझे वहां भी ज्वाइन कर लीजिए ताकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे। क्या उत्तर आ रहा है भाई? तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन रिकार्डो के लगान सिद्धांत के संबंध में असत्य है, तो असत्य बात तो ये है ना कि भूमि की पूर्ति असीमित है। नहीं भैया, रिकार्डो ने कहा कि भूमि की पूर्ति क्या है? सीमित है। भूमि की पूर्तियां बेलोचदार है। भूमि की मात्रा को ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है। और बात सही भी है, अगर आप चाहें कि भूमि की लेंथ को, लंबाई चौड़ाई को कम ज्यादा कर दें तो आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बात तो डेविड रिकार्डो ने कही थी। अगला कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म में मजदूरी बराबर होती है। अभी ये बात मैं आप लोग को बता रहा था कि पूर्ण प्रतिस्पर्धा में फर्म में मजदूरी दर बराबर होती है। किसके बराबर होती है भाई? तो अभी कुछ देर पहले सविस्तार से हम इस पे चर्चा कर रहे थे कि चूंकि पूर्ण प्रतियोगिता बाजार की एक ऐसी स्थिति होती है जहाँ पे बहुत सारे क्रेता, बहुत सारे विक्रेता, समरूप वस्तु का उत्पादन, क्रेता विक्रेता सबको बाजार का ज्ञान होता है। मांग और पूर्ति की शक्ति के आधार पर कीमतों का निर्धारण उद्योग के द्वारा किया जाता है। और चूंकि बाजार का ज्ञान जब सबको होता है तो ऐसी स्थिति में कोई किसी के साथ छल नहीं कर सकता है। तो जो उत्पादन के साधन होते हैं वो अपने सीमांत उत्पादकता के बराबर पारितोषिक प्राप्त करते हैं, अर्थात सीमांत उत्पादन मूल्य के तथा सीमांत आय उत्पादन के। तो ऑप्शन नंबर बी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं? बी बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं। अगला प्रश्न है कि कथन दिया गया है और कारण दिया गया है। चलिए भाई बताइए, कथन और कारण। ठीक है, कथन और कारण देखिए, करों का देय क्षमता सिद्धांत सीमांत त्याग के सिद्धांत पे आधारित है। बात 100% ठीक है। देखिए, जिसको भी इकोनॉमिक्स का बैच चाहिए या नोट्स चाहिए या टेस्ट पेपर चाहिए, या तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन को डाउनलोड करके वहां से परचेज कर लीजिए, या आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या कॉल कर सकते हैं अगर जो आपको कोई भी समस्या आ रही है तो। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के बारे में अगर जो हम लोग बात करें कि कर देय क्षमता सिद्धांत, जैसे मान लीजिए कि जो सेलिब्रिटी हैं, जो बड़े बड़े एक्टर हैं, जैसे देखते हैं ना कि अभी एक न्यूज बड़ा चर्चा में था कि कपिल शर्मा 10 करोड़ रुपए का टैक्स दिए। ठीक है, तो भारत में यही तो देखने को मिलता है कि अमीर से ज्यादा टैक्स लिया जाता है, गरीब से कम टैक्स लिया जाता है। यही तो देखने को मिलता है कि भैया जिसकी आय जितनी ज्यादा होगी उसको उतना ही टैक्स देने को मिलेगा। अब अगर जो हम बात करें कि मुकेश अंबानी है, तो मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए की कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन एक श्रमिक जो मान लीजिए कि दिन भर बेरोजगार है, पैसा कमाता ही नहीं है, तो उसके लिए तो 100 रुपए ज्यादा होगा, लेकिन मुकेश अंबानी के लिए 100 रुपए क्या होगा? कम होगा। तो ये बात तो ठीक हो जाएगी कि करों का देय क्षमता सिद्धांत सीमांत त्याग पे आधारित है, जिसके पास जितनी आय होगी उसी के आधार पे वो कर देगा। ठीक है, आय अधिक होने पे करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम हो जाती है। अरे भाई,
बताइए, होती है कि नहीं होती है? यही तो मैं आपसे बात बता रहा हूं कि अगर आय ज्यादा होती है तो मुकेश अंबानी जो हैं, तो अगर उनको 100 रुपए टैक्स देना पड़े तो उनके लिए कुछ नहीं है, लेकिन एक गरीब व्यक्ति है उसको 100 रुपए टैक्स देना पड़े तो उसके लिए ज्यादा है। तो ये बात ठीक है कि जिसकी आय ज्यादा होगी उस करदाता के लिए मुद्रा की सीमांत उपयोगिता कम होगी। तो ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है और आप ए का सही स्पष्टीकरण भी कर रहा है। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि कराभार के प्रसरण सिद्धांत, खूबसूरत सा प्रश्न है, खूबसूरत सा प्रश्न है, बताइएगा कि कराभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? ठीक है, क्या उत्तर आ रहा है? क्या उत्तर आ रहा है? कराभार के प्रसरण सिद्धांत में किस अर्थशास्त्री का महत्वपूर्ण स्थान है? तो ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं? तो प्रसरण का जो सिद्धांत दिया गया था वो दिया गया था कैनाड साहब के द्वारा। और इसमें क्या कहा गया? इसमें ये कहा गया कि देखिए भैया, प्रसरण का जो सिद्धांत है वो ये बताता है, प्रसरण का सिद्धांत ये बताता है कि जब सरकार किसी प्रकार का कर लगाती है तो ये जो कर होता है ना वो सभी दिशाओं में समान रूप से फैल जाता है। ठीक है, अर्थात सभी सभी लोगों पे समान रूप से क्या होता है, ये कर फैल जाता है। अर्थात ये कर का भार गरीब पे भी जाता है और अमीर पे भी जाता है। तो कराभार के प्रसरण सिद्धांत की बात किसने की थी? तो कैनाड के द्वारा की गई थी। और इस सिद्धांत में ये कहा गया कि जब सरकार किसी प्रकार का कर लगाती है तो ये कर स्वतः ही धीरे धीरे करके पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि सार्वजनिक व्यय को क्षतिपूरक व्यय के रूप में प्रयोग किया जाता है। क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है, बताइए? क्षतिपूरक व्यय का मतलब क्या होता है? क्षतिपूरक व्यय का मतलब ये होता है कि आप अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करें, आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करें। ठीक है, तो जब अब आपके दिमाग में ये भी आना चाहिए कि गुरु जी सरकार कैसे अपने आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय करेगी? तो हमारी और आपकी बात अलग होती है, एक व्यक्ति की बात अलग होती है, सरकार की बात अलग होती है। सरकार पहले ये देखती है कि उसे कितना पैसा चाहिए और उसके बाद सरकार टैक्स लगाती है, उसके बाद सरकार ऋण लेती है। ठीक है, लेकिन हम और आप क्या करते हैं कि पहले अपनी इनकम को देखते हैं और उसके बाद व्यय करते हैं। लेकिन सरकार ठीक उल्टा करती है, पहले देखते हैं कितना पैसा की जरूरत है और उसके बाद सरकार आय अर्जित करती है। तो इन केस अगर अर्थव्यवस्था क्षतिपूरक व्यय का मतलब ये होता है या जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था, घाटे की वित्त व्यवस्था। तो घाटे की वित्त व्यवस्था क्या बताती है? ये बताती है कि सरकार अपनी आय से ज्यादा अर्थव्यवस्था में व्यय कर रहा है, जिससे अर्थव्यवस्था में क्या हो रही है, मुद्रा की पूर्ति बढ़ रही है। और मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो सभी लोग के पास पैसा आएगा, सभी लोग के पास पैसा आएगा तो सभी लोग मांग को बढ़ाएंगे। जब मांग में वृद्धि होगी तो उत्पादक भी प्रेरित होंगे, तो उत्पादन को वो भी बढ़ाना चाहेंगे, तो पूर्ति में भी वृद्धि होगा, मांग पूर्ति बढ़ेगा तो देश का आर्थिक विकास होगा। तो ये कब यूज करेंगे हम? मंदी के समय में, जब अर्थव्यवस्था में मंदी आई हो। मंदी का मतलब क्या होता है कि जब अर्थव्यवस्था में वित्तीय क्रियाएं निष्क्रिय हो जाएं और मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाए, मांग और पूर्ति अपने न्यूनतम बिंदु पे आ जाए तो हम मंदी कहेंगे। अगला प्रश्न ये रहा कि सार्वजनिक व्यय को दो भागों में किसने विभाजित किया भाई? ठीक है, इजी सी बात है। ठीक है, ठीक है, तो सार्वजनिक व्यय को दो भागों में बांटा गया, पीगू के द्वारा बांटा गया। एक तरफ कहा गया कि देखिए पैसा सरकार के भी हाथ में होना चाहिए और दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि पैसा जनता के पास भी होना चाहिए। ठीक है, दोनों जगह पैसा होना चाहिए, सरकारी हाथ में और जनता के पास, तभी जाकर के अर्थव्यवस्था का तेजी से विकास होगा। अगला कि किस अर्थशास्त्री ने सार्वजनिक व्यय को आय के आधार पर वर्गीकृत किया? ये बहुत खूबसूरत सा प्रश्न है, आसान लग रहा है लेकिन गलतियां होती हैं इसमें। सार्वजनिक व्यय को आधार के आय के आधार पे किसने वर्गीकृत किया?
तो भैया डाल्टन ने किया, कितने भागों में बांटा? 3 भागों में, प्रतिगामी, अनुपातिक और प्रगतिशील। ठीक है, ध्यान रखिएगा। प्रतिगामी व्यय, प्रतिगामी व्यय, प्रतिगामी व्यय का मतलब ये होता है कि कम आय वर्ग को कम लाभ तथा अधिक आय वर्ग को अधिक लाभ मिले। ठीक है, कम आय वर्ग को ऐसा, सरकार का ऐसा व्यय जिससे कम, जो अमीर हैं और जो गरीब हैं उनको कम लाभ मिले और जो अमीर हैं उनको ज्यादा लाभ मिले। दूसरा इन्होंने व्यय को बांटा अनुपातिक व्यय के रूप में। अनुपातिक व्यय, तो अनुपातिक व्यय में इन्होंने कहा कि ऐसा, सरकार का ऐसा व्यय होना चाहिए जिसमें सभी को समान रूप से लाभ मिले। और तीसरा इन्होंने कहा प्रगतिशील व्यय। प्रगतिशील व्यय, प्रगतिशील व्यय, तो प्रगतिशील व्यय ऐसा व्यय है जिसमें गरीब को लाभ ज्यादा होगा और अमीर को लाभ कम होगा। सो ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला, कार्यात्मक वित्त का सिद्धांत किस अर्थशास्त्री के नाम से जुड़ा हुआ है? अब यहां से भी 2 प्रश्न आता है। देखिए, कार्यात्मक वित्त की बात करें ना, तो एक ध्यान रखिएगा लर्नर साहब को और दूसरा ध्यान रखिएगा किन्स साहब को। कार्यात्मक वित्त के संदर्भ में लर्नर और किन्स साहब ने बात किया था। और ये कार्यात्मक वित्त जो है ये विकसित देशों से संबंधित है, विकसित देश से संबंधित है। ठीक है, तो और ये क्या, इसका क्या मतलब हुआ? कार्यात्मक वित्त का मतलब क्या हुआ? ऐसा वित्त जो सरकार को विकास के लिए सहयोग करे या देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाए। लेकिन ये जो थियरी थी वो विकसित देश के लिए थी, तो कार्यात्मक वित्त की बात लर्नर और किन्स साहब करते हैं। लेकिन कार्यशील वित्त की बात जो होती है, कार्यशील वित्त की बात जो किया गया था वो बलजीत साहब के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? बलजीत साहब के द्वारा किया गया था। और ये जो वित्त था वो विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में था, विकासशील अर्थव्यवस्था के संदर्भ में था। ठीक है, अगला, कि द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? बताइए, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस के लेखक कौन है? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। अब देखिए, द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस या पब्लिक फाइनेंस इन थ्योरी एंड प्रैक्टिस या पब्लिक फाइनेंस एंड पब्लिक चॉइस, इस प्रकार की अगर जो पुस्तक का नाम देता है तो वो किसकी है? वो मसग्रेव साहब की है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, जिसमें इन्होंने सार्वजनिक वित्त के सिद्धांत को दिया था। अगला, कि मुद्रापूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? मुद्रापूर्ति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? अब देखिए, अगर जो आप इसकी थियरी को पढ़े होंगे तो जानते होंगे, थियरी नहीं पढ़े होंगे तो आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। ठीक है ना, मैं इसीलिए आप लोगों से कहता हूँ कि थियरी पढ़िए, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो मुझे लगता है कि बता दूं, लेकिन अगर जो एक ही प्रश्न पे मैं रुका रह जाऊंगा तो अभी बहुत सारे प्रश्न हैं। देखिए, ऑलरेडी इतना सारा समय हो गया और अभी भी हम लोग आज के सेशन में बहुत सारे प्रश्न से बचे हुए हैं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो मुद्रापूर्ति के बारे में आधुनिक विचार के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो उन्होंने मुद्रापूर्ति को बाह्य तत्व नहीं माना था, उन्होंने मुद्रापूर्ति को बाह्य तत्व नहीं माना था, बल्कि मुद्रापूर्ति के सिद्धांत को उन्होंने पूंजी सिद्धांत का ही एक अंश माना था। सो ऑप्शन नंबर बी दिस इज द राइट आंसर। अगला, मौद्रिक अर्थशास्त्री विश्वास करते थे, मौद्रिक अर्थशास्त्री क्या विश्वास करते थे? अब देखिए, जब मौद्रिक अर्थशास्त्री की बात आ गई तो मुद्रा परिमाण का प्रतिष्ठित सिद्धांत आपको याद आना चाहिए। और मुद्रा परिमाण का प्रतिष्ठित सिद्धांत किसने दिया था? फीसर ने दिया था। फीसर ने क्या कहा था? फीसर ने अपना मूल समीकरण दिया था एम वी इज इक्वल टू पी टी, एम वी इज इक्वल टू पी टी। ठीक है, और संशोधित समीकरण क्या बताया था? एम डैश वी डैश प्लस एम वी इज इक्वल टू पी टी, जिसमें उन्होंने क्या कहा था कि अगर जो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो मुद्रा की पूर्ति बढ़ने के कारण कीमत में 2 गुने की वृद्धि हो जाएगी, कीमत स्तर जो होगा वो 2 गुना बढ़ जाएगा और मुद्रा की जो वैल्यू होगी, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा। यही बात उन्होंने कही थी ना। तो चलिए अब देख लीजिए कि हाँ, क्या उत्तर आ रहा है? ए बोल रहे हैं। तो मुद्रा पूर्ति में
कीमत से पहले परिवर्तन होगा। तो ठीक तो है कि मुद्रा की पूर्ति पहले बढ़ेगी तभी तो कीमत स्तर दोगुना होगा, तो ये बात सही है। मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन कीमतों में परिवर्तन के बाद होगा। मुद्रा पूर्ति में परिवर्तन बाद नहीं पहले होगा भाई। मुद्रा की सामान्य कीमतों के साथ अनुपातिक रूप से बदलती है। वही तो मैं बोल रहा हूँ कि मुद्रा की पूर्ति अगर जो बढ़ती है तो कीमत 2 गुना होता है और मुद्रा की वैल्यू आधी होती है, तो अनुपातिक ही तो हो रहा है ना, तो ये तो बात सही हो जाएगी। और मुद्रा की वास्तविक मांग कीमतों के समानुपातिक रूप से, नहीं भैया ये गलत हो जाएगा। तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं कि पहला और तीसरा सही है, सभी लोग का उत्तर यहाँ पे बिल्कुल ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत की मौलिक मान्यताओं व प्रतिस्थापित विशेषताएं क्या है? क्या उत्तर आ रहा है बताइए? अनुपमा सिन्हा जी, रोशनी जी, आह्लाद जी, हरीश जी, प्रेम मारवी जी, ठीक है, नारायण जी, चलिए नैना यादव जी, सभी लोग कमेंट करके बताइए क्या उत्तर आ रहा है। थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं, थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं। तो देखिए मुद्रा परिमाण सिद्धांत की मौलिक मान्यताएं वो प्रतिस्थापित विशेषताएं क्या है? क्या है भाई बताइए। ठीक है, तो जितने लोग भी आपसे नंबर यहाँ पे क्या बोलेंगे? बी बोलेंगे, ठीक बोलेंगे कि मुद्रा की पूर्ति वाह्य तत्व है, मुद्रा की पूर्ति कारण है और मुद्रा का प्रचलन वेग स्थिर होता है। तो जितने लोग भी बी बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि प्राचीन मुद्रा का परिमाण सिद्धांत जो mb = pt समीकरण से व्यक्त किया जाता है निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या नहीं करता है? अभी बता रहा था किसकी व्याख्या नहीं करेगा। तो mb = pt 3 बातों को बस बताता है। पहला बताता है कि मुद्रा की पूर्ति अगर जो वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति में अगर जो वृद्धि होगी, मुद्रा की पूर्ति बढ़ेगी तो कीमत स्तर में 2 गुने की वृद्धि होगी, कीमत स्तर 2 गुना बढ़ेगा और मुद्रा की वैल्यू, मुद्रा का जो मूल्य होगा वो आधा हो जाएगा। मुद्रा का मूल्य क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। यही तो आप बताइए कि ये किस चीज की व्याख्या नहीं करता है? ठीक है, तो देखिए मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन उत्पाद की कहीं बात नहीं होती है। मुद्रा की पूर्ति सापेक्ष मूल्य कहीं कोई बात नहीं होती है। मुद्रा की पूर्ति में परिवर्तन का ब्याज दर की भी कहीं कोई बात नहीं होती है। तो ये तीनों की बात नहीं करता है क्योंकि 3 चीजों की ही बात होती है मुद्रा परिमाण सिद्धांत के अंतर्गत कि मुद्रा की पूर्ति, कीमत और मूल्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। अगला कि अन्य बातें समान रहे और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो इससे क्या होगा बताइए? अन्य बातें समान रहे और मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि हो जाए तो इसका परिणाम क्या होगा भाई? अब देखिए बहुत लोग को ये नहीं समझ में आता है कि मुद्रा की पूर्ति में वृद्धि होने का मतलब क्या होता है। तो जैसे मान लीजिए कि 50,000 करोड़, मान लीजिए कि 50,000 करोड़ रुपए भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला गया। अब भारतीय अर्थव्यवस्था में डाला गया तो ये 50,000 करोड़ रुपए किसी एक व्यक्ति के पास तो रहेगा नहीं, सबके पास आएगा, धीरे धीरे सबके पास आएगा। आप याद करिए वो समय जब 1 रुपये ही बहुत होता था। आज से 20, 25, 30 साल पहले 30 साल पहले देखिए 1 रुपये में आप मेला घूम के चले आते थे, है कि नहीं है? तो उस समय मुद्रा की मात्रा इतनी ज्यादा हमारी अर्थव्यवस्था में नहीं थी क्योंकि हमारा देश इतना ज्यादा विकसित नहीं था। लेकिन अब क्या हुआ कि मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई। तो अगर जो 50,000 करोड़ अर्थव्यवस्था में डाला जाएगा तो वो किसी एक व्यक्ति के जेब में तो रहेगा नहीं, उससे वो टेक्नोलॉजी खरीदेगा, कुछ श्रमिकों को देगा, तो पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा। जब पूरी अर्थव्यवस्था में प्रसारित हो जाएगा तो सबकी आय में वृद्धि हो जाएगी और जब सबकी आय बढ़ जाएगी तो जाहिर सी बात है कि जब आय बढ़ जाएगी तो आप ऋण की मांग कम कर देंगे और जब ऋण की मांग कम कर देंगे तो ब्याज दर कम हो जाएगा। ऋण की मांग कम करेंगे तो ब्याज दर कम हो जाएगा, अर्थात आय का स्तर जब ऊंचा होगा तो ब्याज का स्तर क्या हो जाएगा? नीचा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन मुद्रा की मांग के संबंध में सत्य है? मुद्रा के मांग के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अभी हमने देखा कि अगर जो आपकी आय में वृद्धि होती है तो फिर ऋण की मांग को आप कम कर देंगे और ऋण की मांग को अगर जो आप कम कर देंगे तो जाहिर सी बात है कि ब्याज की दर में भी क्या आ जाएगी? कमी आ जाएगी। देखिए यही लिखा है,
आय के स्तर में धनात्मक रूप से संबंधित तथा ब्याज की दर से ऋणात्मक रूप में से संबंधित होगा। अगला प्रश्न है कि मुद्रा के परिमाण सिद्धांत में MV इज इक्वल टू PT प्रारूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? अब MV PT पढ़े हैं तो बताइए। तो जितने लोग भी ऑप्शन नंबर क्या बोल रहे हैं, सी बोल रहे हैं ना, तो जितने लोग भी सी बोल रहे हैं कि जो भी है वो वस्तुओं और सेवाओं को खरीदने हैं तो मुद्रा के औसत प्रयोगों को मापता है। ऑप्शन नंबर सी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न ये रहा कि निम्नलिखित विकास प्रारूपों में कौन सा एक प्रारूप भारतवर्ष में प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रयोग किया गया? प्रथम पंचवर्षीय योजना, तो प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? हैरेड डोमर मॉडल पे आधारित थी। द्वितीय पंचवर्षीय योजना किस पे आधारित थी? तो पीसी माइलोनोविस मॉडल पे आधारित थी। उसी तरीके से आपको याद आना चाहिए पांचवी पंचवर्षीय योजना जिसमें गरीबी हटाओ और 20 सूत्रीय कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया। उसके बाद आपको याद होना चाहिए आठवीं पंचवर्षीय योजना जिसमें मानव पूंजी के विकास पे बल दिया गया। फिर 11वीं पंचवर्षीय योजना जिसमें समावेशी विकास पे बल दिया गया और 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना जिसमें उच्चतर समावेशी विकास पे बल दिया गया। अगला, आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय का प्रतिशत अधिकतम था। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सबसे ज्यादा सार्वजनिक व्यय किस पे किया गया था? ठीक है, बताइए। आठवीं पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक व्यय जो था वो सबसे ज्यादा किस पे किया गया था? तो ऊर्जा पे। उस समय हमको क्या होना था कि हमें आत्मनिर्भर बनना था, तो हमारे देश की सरकार ने ऊर्जा पर विशेष बल दिया। अगला प्रश्न ये रहा कि भारत में निम्नलिखित पंचवर्षीय योजनाओं में से किसमें सकल वास्तविक राष्ट्रीय उत्पाद की औसत वृद्धि दर सबसे अधिक रही थी? बताइए। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है? बोलिए क्या उत्तर आ रहा है? 55 नंबर। तो इस प्रश्न का उत्तर जितने लोग भी डी बोलेंगे सभी लोग का उत्तर ठीक हो जाएगा। इसमें औसत वृद्धि दर जो रही वो 5.6% थी। ठीक है, सो आठवीं पंचवर्षीय योजना ऑप्शन नंबर डी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन दिस इज द राइट आंसर हो जाएगा। सातवीं पंचवर्षीय योजना में लगभग ये 5% थी। छठी पंचवर्षीय योजना में 5.6% थी और पांचवी पंचवर्षीय योजना में ये 5% थी। ठीक है, तो जितने भी ऑप्शन दिए गए हैं इसमें आठवीं पंचवर्षीय योजना आपका बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना की सही अवधि क्या है? अब देखिए थोड़ा आप योजना अवकाश भी ध्यान में रख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं याद रखते हैं। 1966 से लेकर के 1969 तक 3 वार्षिक योजनाएं चली। यहाँ पे 3 वार्षिक योजनाएं चलती हैं और फिर 1990 से लेकर के 1992 तक 2 वार्षिक योजनाएं चलती हैं। दोनों को ध्यान में रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से गलती बहुत होती है और उसके बाद आप गलती नहीं कर सकते हैं अगर जो ये बात ध्यान में रखे हैं तो जितने लोग भी क्या बोल रहे हैं चौथी पंचवर्षीय योजना, तो जितने लोग भी ए बोल रहे हैं सभी लोग का उत्तर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। किस मॉडल पे आधारित थी? अशोक रुद्र मॉडल। किस मॉडल पे आधारित थी? अशोक रुद्र मॉडल। अशोक रुद्र मॉडल। जैसे पूछा जाता है ना कि प्रथम पंचवर्षीय योजना हैरेड डोमर मॉडल है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी माइलोनोविस है, तो इसी तरीके से चौथी क्या है? तो अशोक रुद्र मॉडल। ठीक है, आगे है कि प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? प्रधानमंत्री रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ हुआ? तो प्रधानमंत्री रोजगार योजना जो प्रारंभ हुआ था वो गरीबी उन्मूलन के लिए 1993-94 वाले वित्तीय वर्ष में प्रारंभ हुआ था। ठीक है, अगला कि योजनाओं के उद्देश्य के रूप में आत्मनिर्भरता को प्रथम बार किस पंचवर्षीय योजना में स्थान दिया गया? किस पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अब हम आत्मनिर्भर बनेंगे? बताइए। बच्चों वाला प्रश्न है। 1966 से, हाँ क्या बोल रहे हैं, सॉरी 1961 से 1966 तक कौन सी पंचवर्षीय योजना चली थी? कौन सी चली थी बताइए।
तीसरी ना, तो तीसरी पंचवर्षीय योजना में कहा गया कि अब हम क्या करेंगे, आत्मनिर्भर बनेंगे। कहीं भी जाइएगा नहीं, कमेंट करके बताइए कितने प्रतिशत प्रश्न आपके सही हुए। और आप लोगों की इकोनॉमिक्स की जो दूसरी क्लास है वो लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन पे होती है, जहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स के अलग अलग बैच देखने को मिलेंगे और अलग अलग बैचेज में आपको आपके सिलेबस के अनुसार एक रणनीति के तहत मेरे द्वारा ही कंप्लीट इकोनॉमिक्स के कंटेंट दिए जा रहे हैं, ताकि कम समय में बेहतर ढंग से आप इकोनॉमिक्स को सीख पाएं, समझ पाएं और सफलता को सुनिश्चित कर पाएं। जैसे कि आपको आपके सिलेबस के अनुसार कंप्लीट यूनिट वाइज पूरी थियरी मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। इसकी लाइव क्लास होती है। लाइव क्लास में नहीं जुड़ते हैं तो बाद में आप रिकॉर्डेड क्लास भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपको यहाँ पे कंप्लीट नोट्स भी दिया जा रहा है, ताकि आप एक तरफ थियरी देखिए, दूसरी तरफ नोट्स के माध्यम से रिवीजन करते रहिए। आपको यहाँ पे टेस्ट सीरीज भी दिया जा रहा है, टेस्ट जरूर दीजिए। जब आप टेस्ट देते हैं तो आपको समझ में आता है कि कितनी आपकी तैयारी चल रही है, मछली कितनी पानी में है। ठीक है, जो गलती हो रही है उसको सुधारिए, फिर अगला टेस्ट दीजिए, जिससे धीरे धीरे करके आपकी एक्यूरेसी बेहतर हो पाए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी आपको मिल जाएंगे डायरेक्टली इनडायरेक्टली। बहुत सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर से पूछे जाते हैं और करंट की भी क्लासेस आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। मतलब सब कुछ प्रोवाइड कराना हमारी जिम्मेदारी है। ईमानदारी से जैसे मैं बोल रहा हूँ इसी तरीके से एप्लीकेशन पे 1.5-2 घंटे आप मुझे फॉलो करते रहिए, 1.5-2 घंटे यूट्यूब पे फॉलो करते रहिए। कहीं भी इधर उधर से कुछ भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी, मतलब एक बार आप कोर्स परचेज कर लेते हैं दोबारा आपको फीस सबमिट करने की जरूरत नहीं होगी। लाइफ टाइम की वैलिडिटी के साथ एडमिशन फीस केवल और केवल 2000 रुपए है। तो जो लोग भी एडमिशन लेना चाहते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, लाइव स्टडी इलाहाबाद के मोबाइल एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए और जिस भी परीक्षा की आप तैयारी कर रहे हैं उस परीक्षा कोर्स वहां से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी के लिए ये जो नंबर आ रहा है इस नंबर पे आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अलग अलग आपको बैच मिल जाएंगे। उत्तर प्रदेश में आपको टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी का बैच मिल जाएगा। बिहार में आपको टीआरई स्टेट का बैच मिल जाएगा। उत्तराखंड में प्रवक्ता अर्थात लेक्चरर एलटी का बैच मिल जाएगा। मध्य प्रदेश में वर्ग 1, वर्ग 2, वर्ग 3 का बैच मिल जाएगा, सेट का बैच मिल जाएगा। अलग अलग राज्यों में असिस्टेंट प्रोफेसर, यूजीसी नेट, झारखंड, राजस्थान, छत्तीसगढ़, एमबीएस, केबीएस, DSSB और अन्य परीक्षाओं के लिए भी आपको यहाँ पे बैच मिल जाएगा। तो जो लोग भी कोर्स परचेज करना चाहते हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, एप्लीकेशन को डाउनलोड करके डायरेक्ट परचेज कर लीजिए। या किसी भी प्रकार की इंक्वायरी हो तो मुझे इस नंबर पे कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक ये अर्थशास्त्र का टेस्ट पेपर नहीं प्राप्त किया है तो जरूर प्राप्त कर लीजिए। इसमें 50 से ज़्यादा टेस्ट पेपर आपको मिलने वाले हैं, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों। आप चाहें तो टेस्ट ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेस्ट पेपर बिल्कुल उसी तरीके से है जिस तरीके से आपके पेपर में प्रश्न पत्र होते हैं। ठीक है, सभी यूनिट के प्रश्न इसमें शामिल है, सभी प्रकार के प्रश्न इसमें शामिल है। इसको जरूर आप लेकर के इसकी प्रैक्टिस करिए। सिंपली इसको प्राप्त करने के लिए आप इसकी जो शुल्क है 300 रुपये है। आप अगर जो कंप्लीट कोर्स ज्वाइन करते हैं तो वहाँ पे आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा। लेकिन अगर आप मान लीजिए कि केवल टेस्ट पेपर लेना चाहते हैं तो इसकी शुल्क केवल और केवल 300 रुपये है। तो सिंपली आपको ये टेस्ट पेपर प्राप्त करने के लिए अपनी फीस इस नंबर पे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम के माध्यम से सबमिट करनी होगी और इसका स्क्रीनशॉट आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करना होगा। जैसे ही आप सेंड करेंगे वैसे ही आपको आपके व्हाट्सएप पे ही ये टेस्ट पेपर मिल जाएगा। ठीक है, आप चाहें तो इसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं और मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा कि प्रिंट आउट निकलवा के अपने पास रख लीजिए, प्रैक्टिस करते रहिए। सो थैंक यू वेरी मच।